एक चौंकाने वाली बात हमें करनी है चैनल पे कि आज वोट चोरी का मामला अक्सर उठता है। आइए इस पर विश्लेषण करें। हमारे भारत के सम्माननीय नेता राहुल गांधी अक्सर ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गया और वोट चोरी अगर ना होती तो हम जीत जाते। अब इस पर हम विचार करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि धीरे धीरे आम जनमानस में कांग्रेस के प्रति जो उन्माद था, प्रेम था, वो खत्म हो गया है। अपने कार्यों पर, अपने मुद्दों पर सुधार ना करके वो वोट चोरी की बात करते हैं और जनता का झुकाव फिलहाल भाजपा की ओर है। अब जब भाजपा जनता के दम पर, वोटों के दम पर जीतती है तो एक बड़ी चौंकाने वाली बात राजनीतिक हलकों में इस समय चल रही है कि बार बार कांग्रेस के हारने से नेतृत्व के सवाल पर संकट तो नहीं खड़ा हो जाएगा। सरकार आए कांग्रेस की या ना आए, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी पर इनका पकड़ बनी हुई है तो ये प्रासंगिक हैं और राजनीतिक रूप से इनकी चर्चा होती है। लेकिन कल्पना करें कि अगर कांग्रेस पार्टी, राजनीतिक दल, कांग्रेस के संगठन में कहीं ये मांग उठने लगे कि राहुल गांधी अपने नेतृत्व में सरकार नहीं बनवा पा रहे हैं, जनता का वोट कांग्रेस की तरफ मोड़ नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना नेतृत्व का परिवर्तन कर दिया जाए। ये चौंकाने वाली बात है। सरकार एक बार बने या ना बने, सरकारें आए या ना आए, फिर भी ये परिवार संगठन के दम पर राजनीति के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहेगा, बनता रहा है, बनता है। और इनकी असली ताकत संगठन में है। तो कहीं संगठन के लोग, संगठन के पदाधिकारी ये ना कहना शुरू कर दें कि इतना कैंपेन चलाने के बाद भी राहुल गांधी कोई जादू नहीं दिखा पाए और कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ रही। तो एक बार संगठन, कांग्रेस संगठन के नेतृत्व में परिवर्तन कर लिया जाए। और अगर ये मांग उठने लगी, ये विचारधारा आने लगी, तो कांग्रेस संगठन इनके हाथ से चला जाएगा। इसी वजह से ये वोट चोरी और ईवीएम घोटाला, ये बातें करने लगते हैं। राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि ये कहना चाहते हैं कि मेरी वजह से सरकार में कांग्रेस नहीं आ रही। ऐसा नहीं है, मुझे तो जनता चाहती है। कांग्रेस वापस सरकार में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वोट चोरी हो रहे हैं, ये ध्यान भटका रहे हैं, ईवीएम में कमी है, मशीन में गड़बड़ी है। ये इसलिए कहते हैं कि संगठन का और कांग्रेस के नेताओं का और इनके जो थोड़े समर्थक हैं, उनका ध्यान इस बात पर चला जाए कि राहुल गांधी तो सत्ता में आ जाते, कांग्रेस फिर से सत्ता में आ जाती, लेकिन ईवीएम मशीन खराब है और भाजपा वोट चोरी करवा रही है। तो अगर लोग ये समझने लगें तो कोई ये नहीं कहेगा कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, तो चलो हम नेतृत्व में परिवर्तन करें, क्योंकि नेतृत्व में परिवर्तन होगा तो संगठन इनके हाथ से जाएगा। तो कहीं ऐसा भी तो हो सकता है कि संगठन में बने रहने के लिए अपनी हार को ईवीएम और मतदाता के मतपत्रों पर हम ठीकरा फोड़ते रहें और लोगों का ध्यान भटका दें,
जो बड़े बड़े धुरंधर महारथी हैं, राजनीति के जानकार हैं, वहां पर यह चर्चा इस समय होती है। और जब ये चर्चा होती है तो मुझे और तमाम बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को सोचने पर मजबूर कर देती है। हम लोग भी इस पे काफी विश्लेषण कर रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि कांग्रेस संगठन में बने रहने के लिए ये शिगुफा तो नहीं छोड़ा जा रहा, क्योंकि बहुत जगह भाजपा भी हारती है और जनता जहां पसंद करती वहां भाजपा जीतती भी है। तो ये बात बुद्धिजीवियों के गले में अभी हजम नहीं हो रही है, हम जैसे बुद्धिजीवियों के, कि भारत में कोई वोट चोरी का मामला भी है या ईवीएम की वजह से कमी है। ऐसी बात समझ में नहीं आती है, क्योंकि अगर ईवीएम वोट चोरी होता तो भाजपा हर जगह अपने को स्थापित करती। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब इस मुद्दे पर एक दूसरी बात है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। अब उसमें एसआईआर हो चुका था। चुनाव में कांग्रेस कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, तो राहुल जी का बयान आया कि बिहार में एसआईआर की वजह से वोट चोरी हो गया और हमको हरा दिया गया। ये दूसरी बात है और इस बात का विश्लेषण अब करते हैं। देखिए, मतदाता सूची में यदा कदा कुछ एक गड़बड़ी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, होती रहती हैं। जैसे किसी का वोट किसी खामी की वजह से दो जगह हो गया, किसी का नौकरी पे चला गया, देहात में रहता है, वो हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान नौकरी में चला गया, किसी कारण किसी का वोट छूट गया। ये चंद एक घटनाएं होती। कभी कभी राजनीतिक दल के लोग अपना प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए अगल बगल जहां वो रहते हैं उसके अगल बगल के किसी मित्र का वोट अपनी विधानसभा, ग्राम सभा में करवा लेते हैं ताकि उनके 2-4 वोट बढ़ जाएं। लेकिन ये बहुत ही कम, रेयर और सामान्य ही हो पाता है। ये इतना व्यापक स्तर पर नहीं हो पाता है कि बड़े राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव में वो असर डाल सकें। लेकिन राहुल जी का बयान है कि एसआईआर की वजह से हम बिहार में हार गए। अच्छा, जब मतदाता सूची का अक्सर आप देखते होंगे चुनाव के पहले सत्यापन होता है और वोटरों से, मतदाताओं से कहा जाता है कि जो छूट गए वो बन जाएं, और अगर कोई मतदाता मर गया है, हट गया है, तो उसे हटा दिया जाए। ये तो सतत चलता रहता है, हर चुनाव के पहले ये सब होता है। और उसमें 2 अधिकारी होते हैं नीचे लेवल पे, सरकार की तरफ से BLO, बूथ लेवल ऑफिसर, और राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि होते हैं जिनको कहते हैं BLA। तो जब राजनीतिक दल के भी उसमें प्रतिनिधि होते हैं BLA और सरकारी स्तर पर BLO, तो गड़बड़ी सुधारी जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां छूट जाती हैं। अब ये एसआईआर तो बिल्कुल अलग चीज है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, यह भी भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहले कई बार हो चुका है। जो राजनीतिक रूप से जुड़े लोग हैं वो समझते होंगे। अब इस बार भाजपा करा रही है, हमें भाजपा से विरोध है, तो हम कुछ भी तर्क या कुतर्क कर सकते हैं। अब इसमें तो किसी को न हटाया जा रहा न जोड़ा जा रहा, ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई विदेशी लोग जो भारत में घुसपैठ कर चुके हैं, उन्होंने अपने पैसा देके फर्जी कागज बनवा के उनके आधार पर वोट अपना बनवा लिया है। तो भाई एक बात बताओ, हम
1 अरब 40 करोड़ हो गए। हम वैसे भी अपने भारत के लोगों को रोजगार, खाना पानी नहीं दे पा रहे हैं। और ये तर्क कहां तक उचित है कि दूसरे देशों से आए हुए लोग हमारे यहाँ घुसपैठ करके नागरिक बन जाएं, रहने लगे, मतदाता बन जाएं। तो पहले हम अपने लोगों को रोजगार दें, खाना दें, भोजन दें, आवास दें कि दूसरे लोगों को दें। तो उसका तो मामला भारत के किसी नागरिक को हटाने से या वोट उसका खराब करने से नहीं है। भारत के हर नागरिक हैं और वो जैसे वोट देते थे वो देंगे। ये तो केवल दूसरे बाहरी मुल्क या किसी देश का कोई व्यक्ति यहां घुसपैठ ना कर सके तो ये तो अच्छी बात है। इसका समर्थन तो हर राजनीतिक दल को करना चाहिए और अपने गांव, कस्बे, शहर में हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपके आसपास कहीं कोई आदमी 10-20 साल से बाहर से आके तो नहीं रहने लगा है। बाहर से मतलब है यहां दूसरे देश से। अब उत्तर प्रदेश में कोई आदमी बिहार से आ गया तो वो रखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कोई आदमी राजस्थान से आ गया, दिल्ली से आ गया तो वो तो हमारे देश का है, रखा जा सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम जहाँ रहते हैं, हमारे पड़ोस में कोई आदमी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से आके रहने लगे तो वो यहाँ के संसाधन पे कब्जा करेगा, हमारे रोजी रोजगार को वो हड़प लेगा, फिर हम पछताएंगे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो दूसरा मुद्दा इनका है कि एसआईआर की वजह से हमको हरा दिया गया बिहार में, ये मुद्दा ठीक नहीं लगता है। तर्क का जवाब दिया जा सकता है, मुद्दों तथ्यों का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन अब जब कुतर्क होने लगे तो उसमें क्या जवाब दिया जाए। इस पे भी दूसरे मुद्दे पर विचार जनता कर रही है, विश्लेषण कर रही है कि राहुल गांधी की बात कहां तक उचित है। अब आते हैं तीसरी बात। हम किसी चीज का मुद्दा उठाते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी चीज का मुद्दा उठाता है, किसी समस्या को उठाता है तो उसका इरादा क्या होना चाहिए। उसका इरादा यही होना चाहिए कि अगर ये गड़बड़ी है, ये चीज खराब है तो इसमें सुधार किया जाए। अब अगर चलो मान लेते हैं कि मतदाता सूची में वोट चोरी हो रहा है, एसआईआर में वोट चोरी हो रहा है, गड़बड़ी हो रही है, आप इस बात को कहते हैं तो लोकतंत्र में आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन दूसरा कदम क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा कर लेते हैं। दूसरे कदम के रूप में संविधान ने चुनाव आयोग को चुनाव कराने और मतदाता सूची बनाने, उनके नाम इत्यादि जोड़ने घटाने का अधिकार दिया है। तो पहले तो चुनाव की प्रक्रिया को इनको समझना चाहिए कि कैसे मतदाता सूची में नाम जोड़े जाते हैं, कैसे घटाए जाते हैं। समय समय पर मतदाता सूचियों का प्रकाशन होता है। जब जब चुनाव आते हैं तो लोगों को संदेश सरकार के स्तर पर दिए जाते हैं, होर्डिंग लगते हैं, प्रचार होता है। तो उस दौर में अगर आप छूट गए, नहीं बनवा पाए, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है भाई, कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो शिकायत करे कि उसका गलत नाम हटा दिया गया, तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि ऐसा बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। एसआईआर केवल उन लोगों पर चिन्हित कर रहा है, उन लोगों को खोज रहा है जो दूसरे देशों से आए। और आप समय समय पर अखबारों में पढ़ते होंगे कि कहीं कहीं जो व्यक्ति मृत हो गए हैं काफी दिनों से, उनके भी मतदाता सूची में नाम चढ़े दिखाई पड़े हैं। तो क्या इन लोगों को नहीं हटाना चाहिए? और फिर भी आपको लगता है, आप मुद्दा उठाते हैं कि गड़बड़ी है और इस कारण वोट चोरी हो रही है, तो कोई उदाहरण आप लाइए, 100-200 ऐसे लोगों की लिस्ट लाइए और उसको रखिए कोर्ट में, चुनाव आयोग में रखिए, आपका अधिकार है। तथ्यपरक बात होगी,
उसकी जांच होगी तो आपके मुद्दे को गंभीरता से लिया भी जाए। लेकिन आप उसमें पीछे हट जाते हैं। चुनाव आयोग कहता है कि हलफनामा दीजिए, शिकायत करिए, तो आप कहते हैं मैं शिकायत हलफनामा से नहीं करनी है। तो केवल आप, ये भी तो हो सकता है कि जनता का ध्यान बटाने के लिए और केवल हवा में उस मुद्दे को जिंदा रखने के लिए, चलाए रखने के लिए बात कहते हैं। आपका इरादा ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उसमें सुधार हो। और एक प्रश्न फिर बुद्धिजीवियों में आता है कि सुधार तब हो जब गड़बड़ी हो। वस्तुतः गड़बड़ी किसी और चीज की, उसको सुधारा जा रहा है। तो राष्ट्र में बाहरी लोग जब आ जाएंगे तो राष्ट्र कमजोर होगा, इस पर आपका ध्यान नहीं है। एक गांव में, छोटे कस्बे में रहने वाले व्यक्ति का भी ध्यान इस बात पर है। इसीलिए लोग भाजपा से संतुष्ट हैं और राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर भाजपा को चुन रहे हैं। आपकी बातों का असर लोगों में कम इसीलिए पड़ रहा है कि आप सरकार की खराब नीतियों का विरोध करें और कुछ अपने संगठन से कैंपेन चलाएं जिससे जनता का फायदा हो, तो जनता आपसे जुड़े। लेकिन आप सरकार का विरोध करते करते राष्ट्र के विरोध पर आ जाते हैं। आपकी बातों से ऐसा लगता है कि इससे तो राष्ट्र का नुकसान हो जाएगा। भाई बाहरी लोग यहां रहेंगे तो राष्ट्र का नुकसान हो जाएगा। फिर आप कहते हैं हम हाइड्रोजन बम चला देंगे। तो ये तो नक्सलाइट भाषा है, अराजकता फैल सकती है। लेकिन भला हो इस देश के नौजवानों का, बुद्धिजीवियों का। आप कहते हैं नौजवान सड़क पे निकले, वो निकलते नहीं, क्योंकि उनके मन में आपने कोई छाप नहीं छोड़ी। नौजवानों के मन में आप कोई विकास पुरुष नहीं है। आप खुद इस उम्र तक बेरोजगार हैं। आपसे क्या प्रेरणा ले नौजवान? और जब प्रेरणा नहीं लेगा तो नौजवान सड़क पे क्यों निकलेगा आपके कहने से? प्रेरक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ही जनता आंदोलन करती है। और अभी आपकी जगह अगर मोदी जी कह दें कि सड़क पे निकलो, थाली बजाओ, तो तुरंत करोड़ों लोग थाली बजाने लगते हैं। क्योंकि नौजवानों को, लोगों को, भारत के नागरिकों को इस समय प्रेरणा मिलती है मोदी जी से, योगी जी से। तो आप ऐसा भी कोई चमत्कारिक, विकास परक, उल्लेखनीय कार्य नहीं करके दिखा पाए कि आपके पीछे, आपकी बात पर लोग चल दें। मुद्दा भी कमजोर है, मुद्दे की व्यवस्था भी कमजोर है, और आप अभी तक कोई चमत्कार भी नहीं कर पाए। तो किस भरोसे पर आप ये कहते हैं कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, नेपाल का उदाहरण देते हैं और नौजवानों को सड़कों पर उतरने को कहते हैं? क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सब एक सरकार भारत की जो अच्छा काम कर रही है उसको विचलित करने के लिए और समाज और राष्ट्र में अफरा तफरी करने के लिए इस तरह की बातें होती हैं? यह भी बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं। अब चौथी बात, हम जब किसी पर कोई आरोप लगाते हैं या कोई मुद्दा उठाते हैं तो हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या इस मुद्दे या इस आरोप के समर्थन में हमारे पास कोई सबूत है। कुछ ऐसे सबूत और अकाट तर्क होने चाहिए कि सामने वाला जब अपनी सफाई दे तो हम उन्हें प्रस्तुत कर सकें। लेकिन यहां पर बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं कि ऐसा भी कुछ नहीं। आप बस एक बात रटी रटाई, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, मतपत्र से चुनाव हो जाए, ईवीएम मशीन गड़बड़ करती है, वोट किसी भी उंगली, किसी भी खाने में बटन में दबाओ, वोट एक ही जगह जाता है, एसआईआर में गड़बड़ी है, मतदाता सूची में गड़बड़ी है। एक भी मामले की ना आप शिकायत हलफनामे में करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में मजबूत तर्क रख पाते हैं। तो जब मतदाता सूची अक्सर संशोधित होती हैं चुनाव के पहले, तो बीएलए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि क्या करते हैं? दूसरी बात, जब
चुनाव में कोई हार जाता है या उसे लगता है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, तो व्यवस्था है संविधान में, आप उसका मुकदमा समय सीमा में कर सकते हैं, आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं, अदालत चीजों को देखेगी, परखेगी। आप याद करिए, इंदिरा जी के जमाने में भी गया था मुकदमा हाई कोर्ट में, उसके बाद आपातकाल लगा था। अगर उस बात को जनता याद करके बताए कि गड़बड़ी तो उस समय भी अदालत ने मानी थी और हाई कोर्ट ने कह दिया था कि चुनाव रद्द किया जाए, फिर आपने संसद में कानून ले लिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई अदालत नहीं कर सकती है, और आपातकाल लग गया, और फिर उसे सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में माफी कराया। और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्हें ये भी सब पता है कि एक जज साहब को राज्यसभा में, फिर संसद में, फिर वो कोर्ट में जज बना दिया। फिर ये भी राजनीतिक हलकों में विश्लेषक जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों को पीछे करके बाद वाले नीचे वाले जज को हेड बना दिया। आप अपनी गड़बड़ियों पर कभी सोचते हैं, कभी चिंतन करते हैं, और आप जो वर्तमान समय में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं उस पर ना कोई मजबूत तर्क है, ना आपके पास कोई सबूत है। जनता मोदी जी को, योगी जी को पसंद कर रही है। जनता चाहती भारत राष्ट्र बने, जो बना ही है, लेकिन मजबूत राष्ट्र बने, मैं कहना ये चाहता हूं, और प्रगति करे, बाहरी घुसपैठिए दूसरे देशों के यहां ना आए। इन सब कारणों से वो मोदी को, योगी को पसंद करते हैं। तमाम माफिया राज को इन्होंने खत्म किया, जमीनों से अतिक्रमण मुक्त कराया। तमाम आधार कार्ड के बाद पता चला कि बहुत से लोग गलत चीजें, गलत योजनाओं का गलत तरीके से लाभ ले रहे थे, उस पर अंकुश लगा। तमाम फर्जी कंपनियां पकड़ी गईं, वो खत्म की गईं। तमाम लोगों की भ्रष्टाचार से चलने वाली रोजी रोटी पर अंकुश लगाया सरकार ने, और वही सब चीजें जो भ्रष्टाचार में सरकारी पैसा बर्बाद होता था, वो अब निचले स्तर पर लोगों को ज्यादा मिल रहा है। आप देखिए, तमाम मकान बना दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना में। तो ये जो हजारों करोड़ रुपए नीचे स्तर पर गरीब जनता को मिलने लगा, ये पहले ऊपर के स्तर पे खा लेते थे भ्रष्टाचारी। आपके कहने से जनता नहीं मानेगी कि वोट चोरी हो रहा है। जनता स्वेच्छा से मोदी को वोट देके सरकार बनवा रही है। आप केवल इस फिराक में हैं कि हम इस तरह के मुद्दे अगर नहीं उठाएंगे तो संगठन हाथ से चला जाएगा। संगठन में बने रहने के लिए आप ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी वजह से पार्टी चुनाव हारती नहीं है। पार्टी चुनाव हार जाती है मतपत्र वोट चोरी के कारण, और ये बात बार बार कह के आप उस जगह से ध्यान हटा रहे हैं। कहीं संगठन स्तर पर यह ना होने लगे कि जब इनके चेहरे से, इनके नेतृत्व में, इनकी वजह से पार्टी प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रही तो इनको हटाओ, दूसरा अध्यक्ष बनाओ, और संगठन हाथ से चला जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो संगठन बना रहे, ये कोई ना कहे कि मेरी वजह से पार्टी चुनाव हारती है, तो आप बार बार उसको दूसरी तरफ घुमा देते हैं कि मैं तो जीत जाता, मेरी वजह से तो पार्टी सत्ता में आ चुकी होती, मैं तो जीत ही रहा था, मुझे हरा दिया गया। ईवीएम मशीन खराब है, मतपत्र बैलेट पेपर से कराएं, और मुझे वोट चोरी करके हरा दिया गया, नहीं तो मैं जीत जाता। ये केवल एक विषय से, असली मूल विषय पर चिंतन करने से भटकाना है। इस पर भी बुद्धिजीवियों में विचार विमर्श चल रहा है इस समय कस के। अब आइए 5वीं बात पर। देखिए, राजनीतिक हलकों में बुद्धिजीवी यह भी मान रहे हैं
कि राहुल गांधी जी की लगातार हार, कांग्रेस पार्टी की लगातार हार से उत्पन्न हुई निराशा भी कुछ भी बुलवाने पर मजबूर कर देती है। और कभी कभी वो ऐसी बातें कह जाते हैं कि यहां तक सोच जाते हैं, कह जाते हैं कि बाहरी ताकतें, अगर दूसरे देश के लोग भी कोई नैरेटिव बना सकें जिससे कि हम मोदी योगी को हरा सकें, तो कुछ ऐसे भी कभी कभी उनके बयान वक्तव्य आ जाते हैं जिसमें राजनीतिक रूप से तो हम कहेंगे कि बाद में नेता लोग कह देते हैं हमारी जवान फिसल गई। आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि राजनीतिक जीवन से जुड़े लोग पहले तो कुछ भी जोश में कह देंगे और फिर बाद में कहेंगे कि मेरे बयान को मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। और ऐसा भी आप देख रहे होंगे, कुछ लोग कह देते हैं कि मेरा कहने का आशय ये नहीं था। आप बताओ, जबकि आज वीडियो रिकॉर्डिंग और तमाम इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, तब ये स्थिति है। सोचो 40-50 साल पहले जब इतने मीडिया के पास इतने साधन नहीं थे इलेक्ट्रॉनिक, तब नेता लोग क्या कर देते होंगे। बहुत सी चीजें जनता के समझ आ ही नहीं पाती थी। अब तो सोशल मीडिया भी खूब बढ़िया काम कर रही है। हालांकि कुछ लोग चिड़न में कह देते हैं ये यूट्यूबर हैं, ये सोशल मीडिया, ऐसा कह देते हैं। देखो, कुछ लोग यूट्यूब पर गलत चीजें डालते हैं, तो ऐसे तो बहुत सी अन्य संगठनों और समाज के जो मान स्तंभ हैं वहां भी कुछ लोग गलत पहुंच जाते हैं। मंदिर में भी कुछ लोग पूजा करने पहुंचते हैं श्रद्धा से, और एक आध कोई बदमाश भी पहुंच जाता है, पकड़ा जाता है, उसे कूटा जाता है। पार्क में टहलने के लिए बनाते हैं, अच्छी ताजी हवा मिले, अब वहां कोई जाके गंदगी कर दे, खाना खा के इधर उधर फेंक दे, तो ऐसे लोग रेयर होते हैं, कम होते हैं। आप उनको देखकर कोई चीज धारणा बना लें, ऐसा उचित नहीं। सोशल मीडिया, यूट्यूब भी खूब काम कर रहा, चीजों को एक्सपोज कर रहा, सामने ला रहा। अब देखिए, इंदिरा भवन वाले मामले को देख लीजिए कि इंदिरा भवन वाले मामले में अपने कार्यकर्ताओं से राहुल जी कह रहे हैं कि ये मत समझिए कि मेरा केवल झगड़ा मोदी जी से है, हमारा इंडियन स्टेट से है। दर्शकों को याद होगा ये चीज सोशल मीडिया में खूब चली थी और राजनीतिक हलकों में इस पर बड़ी चर्चा हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर पत्रकार, बुद्धिजीवी, संपादक इस शब्द का विश्लेषण कर रहे थे और इस पर बड़ा मुद्दा बना। और आप क्या समझ रहे हैं, आम जनता में लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इस बात को गहराई से समझ नहीं रहे थे। ऐसी बात तो निराशा में कही गई, जो मैं पहले कह चुका हूं। ऐसी बात इंडियन स्टेट से लड़ना, अरे इंडियन स्टेट ही तो हम सब हैं, हम सब से मिलकर ही तो इंडियन स्टेट है। हम किसी राजनीतिक दल से लड़ सकते हैं, किसी राजनीतिक दल की विचारधारा से लड़ सकते हैं, कोई सरकार, कोई प्रशासनिक अमला समाज विरोधी काम कर रहा, हम उससे लड़ सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, मांग उठा सकते हैं, लेकिन हम इंडियन स्टेट से थोड़ा विवाद कर सकते हैं। हमारी जो अपनी संप्रभुता है, जो हमारा राष्ट्र है, हम इससे ही लड़ने लगे। ऐसा तो नक्सलियों में देखा गया है, हथियार उठा लेते हैं और वो व्यवस्था से लड़ जाते हैं। व्यवस्था की खामियों से लड़ सकते हैं, हमारा अधिकार है, लड़ना चाहिए, बात उठानी चाहिए। बन सके तो व्यवस्था परिवर्तन करिए, अपने मुद्दों से प्रभावित करिए जनता को। लेकिन व्यवस्था की खामियों से लड़ते लड़ते हम व्यवस्था से ही लड़ने लगते हैं, उस भाषा से ऐसा नहीं लगता है कि हम इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई है। तो ये भी संदेश अच्छा नहीं गया। तो पांचवी बात, जब बुद्धिजीवियों पर, आम नागरिकों पर आपकी कही हुई बात का संदेश ऐसा नहीं जा पा रहा है कि उनका हृदय और मस्तिष्क परिवर्तित हो, आपकी बात से सहमत हो
और आपको वोट दे सके। तो आप अपनी बातों से, अपने भाषणों में अक्सर कुछ ऐसा कहते हैं जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है, फिर पूरा देश उसको देखता है। उसमें आपके समर्थक भी हैं, दूसरे दलों के समर्थक भी हैं, और वो सब विश्लेषण करते हैं। तो आप जब कुछ ऐसा कर ही नहीं पाते हैं, बल्कि कभी कभी इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई, ये कह के आप एक नकारात्मक संदेश देना चाहते हैं क्या? फिर आप कहते हैं कि नागरिक हमारी तरफ जुड़ नहीं पा रहे हैं, हमें वोट नहीं दे रहे हैं। या आप ये कहते हैं कि वोट तो हमें देना चाहते थे, वोट चोरी करवा दिया मोदी जी ने। अरे भाई, मोदी जी भी इन्हीं वोटों से जीत रहे हैं, वो गलत करेंगे तो वोट उनका भी चोरी हो जाएगा। वोट चोरी नहीं हो रहा है। आप अपने मुद्दों और शब्दों पर भी ध्यान दें, ये पांचवी बात है। अच्छा, अब चर्चा करते हैं छठी बात पर। छठी बात यह है कि इस देश के वही मतदाता जो मोदी को वोट देते हैं और आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर आप कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। उन्हीं मतदाताओं ने, उन्हीं जनता ने, भारत के नागरिकों ने, भारत के नौजवानों ने कभी आपको हिंदू त्योहार मनाते नहीं देखा। भारत लोकतंत्र है और तमाम कबीले, जातियां, धार्मिक चीजों से जुड़े लोग, अलग अलग धर्मों के लोग यहां रहते हैं। लेकिन ये इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत हिंदुओं का देश था, है, और हिंदू समाज, हिंदू प्रतीक, हिंदुओं के पौराणिक मान स्थल इस देश में स्थापित है। और बहुसंख्य हिंदू आबादी, जिसमें विभिन्न कबीले और जातियां हैं। आप हिंदू को किसी एक वर्ग, या केवल ब्राह्मण, या केवल ठाकुर, या केवल बनिया, या बैकवर्ड, या दलित, ऐसे नहीं उसको विभक्त कर सकते। संपूर्ण परिवेश हिंदू संस्कृति है, और इस हिंदू संस्कृति में जितने भी लोग हैं वो भारत के पौराणिक प्रतीक, पवित्र स्थलों को, मान स्थलों को पूजा करता है, श्रद्धा रखता है। आप कभी भी अखबारों में, टीवी में कभी भी हिंदू प्रतीकों का सम्मान या कोई हिंदू त्योहारों पर, दीपावली, होली मनाते हुए फोटो, वीडियो, कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं, कोई फोटो वीडियो डालते हैं? ऊपर से तुर्रा ये कि अयोध्या में जो राम मंदिर बना, वो प्रभु श्री राम लला का मंदिर भारत ही नहीं विश्व में रह रहे हिंदू संस्कृति से जुड़े, हिंदू सभ्यता से जुड़े लोगों के लिए आस्था का प्रतीक है। कितने लोगों ने 550 वर्षों में बलिदान कर दिया। और आपने देखा होगा टीवी पर, सोशल मीडिया में, कि मंदिर के दर्शन के लिए करोड़ों लोग जा रहे हैं, जन सैलाब है। कितने लोग मंदिर को देखकर भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। अभी जब वहां झंडारोहण हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ आप देख रहे थे कैसे कप रहे थे, प्रेम में, भाव विह्वल होकर, भावातुर होकर। और ये मंदिर जाएंगे नहीं, इन्हें मंदिर नहीं जाना है। अरे भाई, राजनीतिक लोग तो ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां उनकी आस्था नहीं होती, फिर भी जाते हैं। उन्हें कोई बुला दे, फीता काटने पहुंच जाते हैं। किसी दुकान का फीता काटने पहुंच जाते हैं, तो क्या दुकान में खाद बिक रही तो आप खाद विक्रेता हो गए। किसी कॉस्मेटिक ब्यूटी पार्लर की दुकान का नेता उद्घाटन करने जाता है, किसी कार के शोरूम का, कपड़े की दुकान का उद्घाटन करने नेता पहुंच जाते हैं, तो क्या आप कपड़े के दुकानदार हो जाते हैं? नहीं हो जाते हैं ना। समाज में जो लोग रहते हैं वो कुछ कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, बर्थडे में बुला रहे हैं, या कार का शोरूम का उद्घाटन है, तो आप इसलिए जाते हैं कि समाज में समरसता बनी रहे।
आप जनता के बीच स्थापित बने रहें, आपकी चर्चा होती रहे। और इसी तरह बहुत से मान स्थल हैं, पवित्र स्थल हैं दूसरे धर्मों के, अनेक कबीले, अनेक जातियां, जनजातियां। आप अक्सर देखते होंगे कि नेता लोग वहां भी जाते हैं। और जहां करोड़ों लोगों की आस्था का विषय हो वहां आप नहीं जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि वोट चोरी हो जाता है। दूसरे देशों से हिंदू तो आए ही अयोध्या में मंदिर देखने, जो दूसरे देशों में हिंदू संस्कृत के लोग रहते हैं। लेकिन आप ये भी गौर करिए कि दूसरे देशों से, दूसरे धर्मों के, दूसरे राष्ट्रों के पर्यटक भी जो पहले कभी जाते थे लाल किला देखने या ताजमहल देखने, वो अयोध्या का राम मंदिर देखने आ रहे हैं। आप इसको बखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जनता इस पर भी विचार करती है कि आप हिंदू त्योहारों पर कोई जश्न नहीं मनाते, तो फिर जो दूसरे और धर्म है उन पे भी जश्न ना मनाओ, या तो बिल्कुल ही फिर निरपेक्ष हो जाओ कि हम किसी भी धार्मिक, चाहे वो किसी का भी धर्म हो, किसी भी जाति का कोई कार्यक्रम हो, किसी भी कबीले जनजाति का, हम कहीं नहीं जाएंगे। चलो या तो इसी पे आ जाओ। फिर ये कैसे हो सकता कि आप दूसरे धर्मों के उसमें जाएं, उनके प्रतीक स्थलों में जाएं, और एक बहुसंख्यक आबादी, हजारों वर्षों से वैदिक सनातन संस्कृत का ये देश, जिसके कुछ लोगों ने जबरदस्ती यहां आके रहने लगे, फिर टुकड़े करवा दिए, और जो बचा खुचा हमारा है उसमें भी ढंग से नहीं रहने दे रहे हो। और फिर जो हम लोगों के प्रतीक स्थल हैं उसमें आप जाएंगे नहीं, हिंदू त्योहार मनाएंगे नहीं। तो बुद्धिजीवी राजनैतिक छठी बात पर भी चर्चा कर रहे हैं। ये छठी बात भी इस समय चर्चा का विषय है, और इन बातों की वजह से वोट नहीं मिल रहा है, मतदान आपके पक्ष में नहीं हो रहा है, वोट चोरी नहीं हो रहा है। इस पे विचार करें, आगे चलिए। अब आइए चर्चा करते हैं 7वीं बात पर। यह 7वीं बात जुड़ी है राहुल गांधी के परिवार के विशेषाधिकार की, जो लंबे समय तक भारतीय राजनीति पर इनके परिवार का विशेषाधिकार रहा, दबदबा रहा। तो वो आज भी ये सोचते हैं कि हम जो कहेंगे वो जनता मान लेगी। हमारे परिवार में पहले जो लोग कहते रहे, जनता ने उसको अच्छा सा मान लिया। लोग जागरूक हो गए, पढ़ लिख गए, सोशल मीडिया ने बड़ी क्रांति की है, भ्रष्टाचार अब छुपते नहीं, और आप द्वारा कोई बात कही जाती, किसी के द्वारा कही जाती है, तो लोग उसका विश्लेषण करते हैं, अन्य स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करते हैं, तब मानते हैं। भारतीय जनमानस को आप किसी चीज में अब शब्दों के जाल में इतनी जल्दी उलझा नहीं सकते हैं, वो विश्लेषण भी करेंगे। राजनीति में जो लोग जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं, उन्हें मालूम होगा कि 1956 में एक जीप घोटाला हुआ था, और उस समय इंग्लैंड से भारतीय सेना के लिए जीप खरीदी गई थी। पैसा दे दिया गया था पहले, जीप बाद में आई, और जो जीपें आईं वो भी सेना के लिए उपयुक्त नहीं थी। जांच कमेटी बनी, कृष्ण मेनन जी उसके मीडिएटर थे, नेहरू जी की सरकार थी। यहाँ एक चीज और उल्लेखनीय है कि 52 में भी आम चुनाव हुआ, 57 में भी आम चुनाव हुआ, विधानसभा और लोकसभा के एक साथ। बाद में गड़बड़ियां हुई हैं, अगर मोदी जी उसे सुधारना चाहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो ये कोई नई चीज थोड़ा है, पहले होता था, बीच में गड़बड़ हो गया है, अब गड़बड़ हो गया, वो उसको सुधारना चाहते हैं, और ये बात जनता के समझ में आ रही है। गांव में बैठा व्यक्ति भी इस बात को समझ रहा है कि रुपया बचेगा, ज्यादा चुनाव के चक्कर में रुपया भारत का बर्बाद होता है, वो रुपया अगर बच जाए तो जनता को मिले, इसलिए वोट उनको देते हैं। इस पर भी मैंने काउंटर किया, विचार करें। अब आते हैं जीप घोटाले पर।
जांच कमेटी ने शुरुआती तौर पे ये माना कि गड़बड़ी हुई है और इसकी और जांच होनी आवश्यक है। उस समय गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि हम इसको टेबल पे नहीं रखेंगे, मतलब संसद में नहीं रखेंगे, और हम इसे सार्वजनिक भी नहीं करेंगे। खैर, आगे चलते हैं। कुछ लोगों ने उनसे बाद में जब बात की कि आपने ऐसा क्यों कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने एक बात और कही थी पंत जी ने कि विपक्षी दल चाहे तो इसे चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं। 57 में अगली साल इलेक्शन होना है, चाहे तो चुनाव में मुद्दा बना सकते हैं। अब आप इसका बहुत गहरा विश्लेषण करें कि मतलब कोई भ्रष्टाचार हुआ तो हम उस पर चर्चा संसद में नहीं करेंगे, हम उस पर आगे जांच नहीं कराएंगे। जनता चाहे तो अपना आपस में चर्चा कर ले और चुनाव में उसको देख ले। ये कहीं से न्याय संगत भी नहीं, हास्यास्पद भी है। अदालत, हम अवमानना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अदालत ये कह दे कि हाँ, या पुलिस ये कह दे, या कोई संस्था ये कहे कि हाँ ठीक है मैंने देखा चोरी हुई है, लेकिन हम इसकी FIR नहीं लिखेंगे, जनता चाहे तो अपना स्वयं चुनाव में निर्णय ले ले। संवैधानिक संस्थाएं जो भारत में अलग अलग बनी हैं, सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, अधिकार हैं, अपने अपने कार्य हैं, और वो सब संस्थाएं अंत में जनता के लिए ही बनी हैं। भारत के लोग समुन्नत हों, समृद्ध हों, पढ़े लिखे हों, विकास करें, सबका जीवन अच्छा हो, सुखमय हो, यही तो संवैधानिक संस्थाओं का दायित्व है। अरे ये दायित्व तो धार्मिक संगठनों का भी है, नैतिक संगठनों का भी है, सरकार का भी है। आखिर अंत में संसार की सारी व्यवस्थाएं इसी बात पर तो बनाई जाती हैं कि मनुष्य का जीवन अच्छा हो, मनुष्य सामाजिक हो और बिना किसी दूसरे को परेशान किए स्वयं का विकास करें। तो बात जब उनसे बाद में पूछा गया पंत जी से कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये क्यों कह दिया कि हम इसे पटल पर, टेबल पर नहीं रखेंगे और राजनीतिक दल विपक्षी चाहे तो चुनाव में इसे मुद्दा बना सकते हैं, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो पंत जी का उत्तर सुनिए। पंत जी ने कहा कि राजनीतिक दल विपक्षी कुछ भी कहें, लेकिन इस देश की जनता, भारत की जनता केवल नेहरू जी की बात सुनती है, नेहरू जी की बात मानती है। वो जो कह देंगे वही सच है। अब इसका निहितार्थ लगाइए, आप इसके पीछे छुपा हुआ अर्थ लगाइए कि मतलब कुछ भी आप कहें, अखबार कुछ भी कहें, विपक्षी कुछ भी कहें, लेकिन जनता नेहरू जी की बात को मानेगी। उनका इतना प्रभाव था उस समय। तो ये चीज भी राहुल जी के मन में रहती है कि मेरे पुरखों का, पूर्वजों का, मेरे परिवार के लोगों का भारतीय जनमानस में प्रभाव था, जो कह देंगे मान लेंगे, वो चाहे गलत भी कह दें। तो मैं जो कहूंगा वो जनता मान लेगी, अक्षरशः मान लेगी, उसकी सच्चाई की विश्लेषण नहीं करेगी। ये उनके दिमाग में एक फितूर है। ये नया भारत है जो जागरूक हो चुका है। आप अच्छे मुद्दे उठाइए। अब अगले मुद्दे पर बात करते हैं। अब बात करते हैं 8वें मुद्दे पर। एक विशेषाधिकार चलाना चाहते हैं राहुल जी। राजनीतिक रूप से जुड़े लोगों को मैं याद दिला दूं, यही विशेषाधिकार चाहते थे जिन्ना, और नतीजा ये हुआ कि उसके चक्कर में पाकिस्तान बना, हमारे देश के टुकड़े हुए। तो जिन्ना क्या चाहते थे और राहुल जी क्या चाहते हैं, आइए विश्लेषण करें। 1946 में अंतरिम सरकार बन रही थी, तो जो मुस्लिम मंत्री कांग्रेस ने बनाए थे या उनके नाम प्रस्तावित थे, सॉरी, जितना मैंने पढ़ा है वो मैं बोल रहा हूं। अगर इससे अलग कोई बात आपके पास हो तो हमें कमेंट्स में बताइए जरूर। 1946 में देश की आजादी के पहले राजनीतिक लोग जानते होंगे कि अंतरिम सरकार जब बन रही थी तो कांग्रेस ने मुस्लिम मंत्रियों के भी नाम प्रस्तावित किए थे, रखे थे, लिखे थे। गौर करिए, पुरानी चीजों का अध्ययन करिए।
तो जिन्ना ने ये कहा था कि कांग्रेस कौन होती है, कांग्रेस कैसे रखेगी मुस्लिम लोगों के नाम, किन मुस्लिमों को मंत्री बनाना है ये हम तय करेंगे। जिन्ना ने कहा था हम नाम देंगे, जो नाम हम देंगे वो रखे जाएंगे। तो क्या समूचे भारत के संपूर्ण मुस्लिमों के एक छत्र नेता वो बनना चाहते थे? कौन सी महत्वाकांक्षा थी और क्या वो बात उनकी उचित थी? समूची कौम की बात कोई है? क्या कांग्रेस में मुसलमान नेता नहीं थे? क्या कांग्रेस के साथ मुसलमानों का बड़ा वर्ग नहीं था? बल्कि उस समय की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में अंतर है। उस समय की कांग्रेस में हिंदू, मुसलमान और हिंदुओं की तमाम जातियां उसमें शामिल थीं। बड़ा प्रभाव था उस समय कांग्रेस का, गांधी जी का। तो जिन्ना की इस बात का निहितार्थ आप स्वयं लगा लें। आगे चलिए, उसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय रियासतों का विलय हो रहा था। तब की घटना याद करिए कि कश्मीर में क्या हुआ था। और फिर भारत की सेना ने कश्मीर में घुसकर लगभग कब्जा कर लिया था। तो नेहरू जी ने उस मसले को ले जाके यूएनए में रख दिया, विदेश में रख दिया। कैबिनेट में क्यों नहीं रखा? अपने साथियों से क्यों नहीं बात की? सदन में क्यों नहीं रखा? इस पर भी पुराना इतिहास आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं जितना पढ़ा है, जितना जानता हूं, बता रहा हूं। अगर कहीं कोई बात इससे अलग हो तो आप हमें इंगित करें। तो ये उन्होंने एक तरह से अपना विशेषाधिकार नहीं दिखाया कि हम ही देश हैं, बाकी कैबिनेट में जितने लोग हैं वो कुछ नहीं है, हम ही देश हैं, हम ही निर्णय लेंगे। और 75 में आपातकाल में क्या हुआ? इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। अरे भाई, हाई कोर्ट में राजनारायण गए और जब ये हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव गलत है ये, तो उससे बचने के लिए उन्होंने कहा कि संसद में कानून ले आए कि प्रधानमंत्री पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। फिर आपातकाल आ गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा अपने पक्ष में करा लिया। मोदी जी तो कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मोदी जी तो कहते हैं हम झोला उठा के चले जाएंगे। मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैं एक भी प्लाट नहीं खरीद रहा हूं पूरे भारत में, कोई प्रॉपर्टी निजी, ना योगी की ना मोदी की, सब कुछ राष्ट्र को समर्पित। तो क्या जनता देख नहीं रही? इस देश का आम नागरिक समझता है, सुनता वो राहुल जी को भी है। अब राहुल जी के मन में ये है कि जो पहले से चला आ रहा एकाधिकार मेरे परिवार का, वही मैं जो कहूं वो सब मान लें, बिना सोचे समझे मान लें, बिना विश्लेषण के मान लें। यह संभव नहीं है। अब उस समय की जो परिस्थितियां थीं उसमें जिन्ना अपनी चला ले गए, नेहरू अपनी चला ले गए, गांधी अपनी चला ले गए, इंदिरा जी अपनी चला ले गई। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं। और वो जो चला ले गए, क्या उसके परिणाम बहुत अच्छे हुए थे? उस पर भी आज का नौजवान चर्चा करता, आज के भारतीय नागरिक जो पढ़े लिखे समझदार हैं वो चर्चा करते हैं कि उन बातों से नुकसान क्या क्या हुआ। कश्मीर समस्या हमेशा बनी रही, आपातकाल की आज भी चर्चा होती है, और जिन्ना ने अपनी चलाई तो भारत के टुकड़े करा दिए। तो ये अपनी चलाने से राजनीति नहीं होती। राजनीति में सामूहिक नेतृत्व होता है। संपूर्ण जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, क्योंकि करोड़ों की भीड़ जाके संसद में बैठ के कानून नहीं बना सकती है। तो इसलिए संसद सदस्य बनाए जाते हैं। वो करोड़ों की जनता अपने 20 से 545 लोगों को निकाल दिया, 525 लोग निकाल दिया। तो राजनैतिक नेतृत्व, लोकतंत्र का नेतृत्व एक सामूहिक नेतृत्व है और जनता की भावना पर आधारित है। जनता का विकास हो जनता की भावनाओं के अनुसार। आप धबड़ धसेली नहीं चला सकते, एकाधिकार नहीं पैदा कर सकते, जैसे हिटलर ने कर दिया, नादिर शाह ने कर दिया। अब पूरा विश्व उन चीजों से निकल चुका है। अब पूरे विश्व में
आदमी की इज्जत है, आदमी के व्यक्तित्व की इज्जत है, लोकतंत्र की इज्जत है, इसको राहुल जी को समझना चाहिए। अब आगे एक बात और अच्छी बताएंगे। अब चर्चा करते हैं 9वीं बात पर। राहुल जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देश अकल्पनीय रूप से बदल रहा है। बिना युद्ध लड़े देश वैचारिक दृष्टि से बदल रहा है और अपने पुराने खोए हुए गौरव को वापस पाना चाहता है। भारत की लगभग पूरी बहुसंख्यक आबादी अपने उस पुराने मान बिंदुओं, अपनी उस पुरानी अस्मिता, गौरव को वापस चाहता है। बिना संविधान बदले, बिना किसी तलवार उठाए, बिना किसी युद्ध लड़े। और ये शुरुआत एक प्रतीक रूप में राम मंदिर आंदोलन से शुरू हुई। लंबे अरसे से आप देखिए, किसी राम भक्त ने पत्थर नहीं चलाए। राम मंदिर बनाने के लिए, वापस पाने के लिए कोई तलवार नहीं उठाई, गोली नहीं चलाई। सरकारों ने गोली चलाई है, दूसरे समुदाय के लोगों ने पत्थर उठाए, दंगा किया है, गोली चलाई है, राम भक्तों ने नहीं किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने, जिसमें कई जज बैठते हैं, वहां पर लंबी लड़ाई, तर्कों से, तथ्यों से, सबूतों से और एक शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से भारत की बहुसंख्यक आबादी ने अपने ही उस मंदिर को पाने के लिए कितना लंबा संघर्ष किया और तब जाके राम मंदिर बना। तो भारत की बहुसंख्यक आबादी चाहती है कि भारत का खोया हुआ गौरव वापस हो। आप संविधान बदलने और चिल्लाते हैं संविधान बदल देंगे। संविधान तो पूर्व की सरकारें बदलती रही, संशोधन करती रही हैं, और संविधान में संशोधन समय पर अगर कोई चीज है तो हो भी सकता है, होना भी चाहिए। कोई चीज हमेशा के लिए नहीं हो सकती। तात्कालिक समाज और परिस्थितियों में कोई नियम कानून बन गया, अगर 50 साल बाद उसमें परिस्थितियां समाज की बदल रही हैं, नए नए वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं, तो कोई चीज संशोधन हो भी जाए तो हम उसे बुरा नहीं मानते। लेकिन आप जिस तरीके से समाज में उसको स्थापित करना चाहते हैं और बताते हैं, आप कहना ये चाहते हैं कि भाजपा के लोग संविधान खत्म कर रहे हैं। कहां खत्म कर दिया भैया? भाजपा में अभी सुप्रीम कोर्ट में जब आया था SC ST वाले में फैसला, तब भी मोदी जी SC ST के पक्ष में बोले, आरक्षण के पक्ष में बोले। आप एक नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं, आप जबरदस्ती का हवा खड़ा करते हैं समाज में कि कुछ लोग नाराज हो जाएं, और वहीं पर अपने मान स्थल को वापस पाने के लिए हिंदुओं ने कितनी लंबी शांतिपूर्ण ढंग से लड़ाई लड़ी और बलिदान किए। उस मंदिर में आप दिया नहीं जलाएंगे, फूल नहीं चढ़ाएंगे, दर्शन नहीं करेंगे, और बाबर की कब्र में जाकर आप फातिया पढ़ाएंगे। क्या ये देश देख नहीं रहा? 2014 से मोदी जी की सरकार आ गई, आप गरीबी का नारा देते हैं, संविधान बदलने का और गरीबी का। अरे भाई, तो इसके पहले गरीबी कहां दूर हो गई? 45 साल तो एक ही का शासन दबाव बना रहा, फिर और भी जो सरकारें रहीं वो गैर भाजपाई इतनी हो गई, तो क्या इस देश की गरीबी खत्म हो गई? गाजी के दरबार में फूल चढ़ाने से आवारती पूजा अगरबत्ती होती रही, गाजी गाजी के मामा और जाने कौन कौन, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब सब होता रहा इस देश में, तो कौन सी गरीबी दूर हो गई? जनता तो अब जान रही है कि 2 लाख रुपए साल में औरंगजेब की कब्र में इत्र चढ़ाने के लिए सरकार देती रही। तो आप 2 लाख रुपए इत्र चढ़ाने के देते रहे, तो क्या गरीबी दूर हो गई? जाने कहां कहां डला चढ़ते रहे, बतासे बटते रहे, फातिया पढ़ते रहे। उसकी तुलना में हिंदू मंदिरों और हिंदू मान स्थल और हिंदू बहुसंख्यक आबादी जिसके हृदय में, आस्था में राम और कृष्ण हैं, उन पर कोई नहीं जाने का प्रयास करता था। कोई जाके फोटो नहीं डलवाना चाहते हो कि दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। तो क्या हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है? और जो हमारे मान स्थल बचे भी हैं, तमाम तो तोड़ दिए गए, उनमें भी बगल में दूसरे धर्म का
एक इमारत खड़ी कर दी गई। आप कहीं भी जाके देख लो, रेलवे स्टेशन में, सड़कों के किनारे और हिंदू मंदिरों के बगल में। अरे भैया वहीं बनाने की क्या जरूरत है, कहीं और बना लो, जगह खरीद के बना लो। नहीं, हम आपको चिढ़ाएंगे, वहीं बनाएंगे। इन पर चर्चा कोई ना करे, ये चाहते हैं हमारे कुछ राजनीतिक संकीर्ण मानसिकता के लोग। उनको दिखाई नहीं पड़ रहा देश बदल रहा। और आप कल्पना करिए कि बिना संविधान में संशोधन किए, बिना संविधान को बदले, भारत की जनता, भारत की बहुसंख्यक मूल यहां की जनता, हिंदू वैदिक सनातनी सभ्यता उठ खड़ी हुई है और वो भारत को फिर से गौरवशाली राष्ट्र बनाने के लिए आतुर है। इसलिए वोट मोदी योगी को मिल रहा है। वोट चोरी नहीं हो रहा है, आप गलतफहमी में। और भारत से जो ये आवाज पूरी दुनिया में हजारों वर्षों तक रही है कि हिंदुत्व रहेगा तो शांति रहेगी, दुनिया में शांति रहेगी। दुनिया के तमाम लोग जब मारे काटे जाते हैं तो भाग के भारत ही आते हैं। आप उठा के देख लो, हम शरण देते हैं, हम सहिष्णु हैं, हम सबको लेके चलते हैं। हिंदू कभी आक्रमण नहीं करता है, खुद बलिदान हो गए हैं। लेकिन अब आज का हिंदू बदल रहा है, आज की हिंदू संस्कृति बदल रही है। फिर भी बिना तलवार, केवल अपनी बौद्धिक क्षमता पर हमने अपना मान मंदिर वापस पाया। वहां आप नहीं जाएंगे, फिर आप कहते हैं हमें वोट नहीं मिलता है। अच्छा, तो इन सारी बातों से ये निष्कर्ष निकला कि ना ईवीएम खराब है, ना वोट कहीं चोरी हो रही है। जनता समझदार है, जनता जागरूक है और विश्लेषण कर रही है, विपक्ष का भी, भाजपा का भी। भाजपा की कभी कोई बात अच्छी नहीं होती तो सोशल मीडिया पे आप देखिए, भाजपा के ही जुड़े लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बात रखते हैं। भाजपा के लोगों को लोकतंत्र में अपनी बात कहने का उनको भी अधिकार है। योगी और मोदी की जोड़ी जो कर रही है राष्ट्र के, भारत के उत्थान के लिए, उससे प्रभावित होकर जनता उनको वोट दे रही है। अब आप देखिए, पूरी दुनिया में जो अमेरिका की चौधराहट चलती थी, हमारे मोदी जी ने अमेरिका की चौधराहट को नीचे कर दिया। हमने रूस से तेल खरीदा कम पैसों में, अमेरिका ने कहा हम टैरिफ लगा देंगे, तमाम धमकी। और यहां ये भी ध्यान रखिए कि अमेरिका अक्सर ये भी कहता रहता है कि हमने फला देश का युद्ध रुकवा दिया, फला देश में ये कर दिया। अब जो लोग ये बात सुनते हैं वो विश्लेषण करते हैं, मीडिया में तुलना करते हैं, दूसरे देश के और अपने देश के चैनल की बातें सुनते हैं और फिर विचार करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। या केवल नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाए इसलिए सब प्रोपेगेंडा हो रहा। और ये कहते रहे, अभी थाईलैंड कंबोडिया में शुरू हो गया। ये रूस और यूक्रेन में तमाम बयान देते हैं अमेरिका वाले। इजराइल गाजा पट्टी में दिया करते हैं। और फिर इन्होंने भारत को, अमेरिका समझ नहीं पाया कि ये नया भारत है, ये योगी मोदी का भारत है, धमकी दे दी। मोदी जी उस धमकी से झुके नहीं, डरे नहीं, और उन्होंने रूस के राष्ट्राध्यक्ष को बुला भी लिया। अब बोलो, सुर बदल गए अमेरिका के। पूरे विश्व की मीडिया और ताकतवर ताकतों, हस्तियों में खलबली मच गई। तो क्या भारत की जनता देख नहीं रही कि मोदी जी देश को कितना ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं? हम तीसरी, चौथी, पांचवी ताकत, अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। आज हमने, मोदी जी ने सेना को कितनी ताकत दे दी, छूट दे दी। सेना के जो कभी कहा जाता था पैसे पेड़ में उगते हैं, ये कहने वाले कौन थे? कौन सी सरकारें थी? क्या जनता देख नहीं रही थी उस समय? आज सरकार के पास जूते, कपड़े, खाना, भोजन, हथियार, गोला बारूद
तमाम खरीद दिया गया। उस समय कहा जा रहा था कि सरकार के पास पैसे नहीं, आज योगी मोदी जी इतना पैसा दे रहे हैं मकान बनाने के लिए, गांव में 1.5 लाख, शहर में 2.5 लाख। तो क्या जनता ये देखेगी नहीं? और जनता जब इन सब चीजों को देख रही है तो वो प्रभावित होकर भाजपा की ओर आकर्षित हो रही है, मोदी योगी जी की हो रही है। आप बुलडोजर एक्शन पे ले लीजिए, एक गांव कस्बे का आदमी कितना अदालत के मकड़जाल में उलझा है। आप देखिए, जो लोग मुकदमे लड़ रहे हैं उनसे पूछिए, आप 10 साल, 20 साल, 30 साल तक न्याय नहीं दे पाते हैं, और फिर वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। मालूम है सुप्रीम कोर्ट जाने में कितना पैसा लगता है? लाखों रुपए फीस है वकीलों की। एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, उसे जो न्याय अच्छा बुरा मिल गया, भले वो अंदर से आत्मा से संतुष्ट ना हो, चुप में बैठ गया। जमीनों पे कब्जे हो जाते हैं, अवैध मकान बन जाते हैं, और उनको हटाने में कागजी लड़ाई चलती है। प्रशासनिक अधिकारी भी उतना पेन नहीं लेते हैं, सरदर्द नहीं लेते हैं। अपने आसपास उठा के देख लीजिए, तालाबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर, चरवाहों की जमीनों पर, रामलीला कमेटी की जमीनों पर कहां कहां नहीं कब्जे हैं। माफियाओं की कमर तोड़ने का जो बुलडोजर अभियान योगी जी ने चलाया वो भी जनता देख रही है। और बुलडोजर अभियान की कितनी भी कोई आलोचना करे, दूसरे प्रदेशों में भी जो मुख्यमंत्री हैं वो बुलडोजर एक्शन पर विचार कर रहे हैं, और कहीं कहीं दूसरे प्रदेशों में बुलडोजर एक्शन हुआ है, और बुलडोजर एक्शन से त्वरित न्याय मिला है। माफियाओं की कमर टूटी है, अवैध कब्जे वालों की कमर टूटी है। और इस बुलडोजर एक्शन से बुलडोजर संस्कृत, बुलडोजर बाबा और तमाम नए नए चीजें बुद्धिजीवियों के बीच में विचार विमर्श का सब्जेक्ट बन गया। कोई व्यक्ति आपके यहां गुंडा हो जाए, माफिया हो जाए, और लोगों को डरा धमका के, फिरौती लेके, पैसा इकट्ठा करके संपत्तियां खड़ा कर ले, 2-2 दर्जन मुकदमे हैं, लोग उसके डर से बोल नहीं रहे, और उसको अगर नेस्तनाबूद कर दिया योगी जी ने, तो आम जनता तो खुश होगी, वो वोट देगी योगी जी को। आप कुछ भी कहते रहे, आप उस माफिया के पक्ष में बोलना चाहते हैं तो फिर माफिया के ही 10-5 वोट आप ले लें, जो जनता परेशान उसका थोड़ा मिलेगा। तो विचार करिए, योगी मोदी जी को वोट क्यों मिल रहा है? आप कुछ चमत्कार दिखा नहीं पा रहे हैं, केवल ईवीएम खराब है, वोट चोरी हो रही, संविधान बदल देंगे, और इस तरह के तमाम नैरेटिव बनाने से कुछ नहीं होगा। और अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण एक और मुद्दे पर। देश ने देखा कि केजरीवाल जी और अन्ना हजारे का आंदोलन जब हुआ तो उससे एक उम्मीद बनी भ्रष्टाचार के विरोध में। लेकिन क्या हुआ? क्या वो उम्मीद पूरी हुई? जो लोग कहते थे कि हम बंगला नहीं लेंगे, क्या जरूरत है बड़े बड़े बंगलों की, उन्होंने बंगले भी लिए और उसे शीश महल बनाने में करोड़ों खर्च भी किए। अभी खबरें आ रही कि पंजाब में जो गवर्नमेंट आपकी है, दिल्ली में तो चली गई, तो वहां कुछ आपके बड़े नेताओं को बंगले मिल गए हैं। यानी दूसरे जगह से पर्दे के पीछे से सहयोग मिल रहा है। तो जनता में संदेश क्या गया? भ्रष्टाचार समाप्त होने का, या भ्रष्टाचार समाप्त होने की बात करने वालों के खुद के भ्रष्टाचार का? बिहार में क्या हुआ? रेल मंत्रालय में नौकरी देने के लिए खबरें आईं, मामला उछला कि जिनकी नौकरी लगाई गई उनसे जमीनें लिखा ली गईं। जनता ने भी देखा, और जनता ने चारा घोटाला भी देखा, सीमा विश्वास आईएएस पत्नी का कांड भी देखा, भूरा बाल को हटाना है, और जो वहां पर आतंक पैदा किया गया एक बहुत बड़ी जनसंख्या आबादी के लिए, जाति संघर्ष की स्थिति पैदा की गई, वो भी जनता ने देखा।
और हम बहुत पुरानी चीजों में न जाएं तो भी एक लंबी लिस्ट फेसबुक व्हाट्सएप पे चलती है। कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, बोफोर्स घोटाला, भोपाल गैस कांड। अच्छा, जनता इतने दिन से ये सब देख रही है, फिर भी आप सबको मौका देती रही इस उम्मीद के साथ कि कहीं तो रुकेगा ये भ्रष्टाचार, कहीं तो अंत तो होगा, कहीं तो आप लोगों का पेट भरेगा। लेकिन हम देखते हैं कि नेताओं का पेट ही नहीं भर रहा। हम टैक्स दे रहे हैं, जनता मेहनत कर रही, खेतों में काम कर रही है, मजदूर किसान सर पे बोझा ढो रहे हैं, व्यापारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। आप एक साबुन भी खरीदते हैं तो उसका टैक्स सरकार को पास जाता है। अरे तो सरकार क्यों बनाई जाती है? सरकार इसलिए बनाई जाती है कि सरकार उस टैक्स के पैसे से हमारी सड़कें बनाए, हमें पानी की सुविधा दे, हमें शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, रोजगार दे, और कहीं भी जो सबसे बड़ी बात है न्याय की, और कहीं भी देश में, पूरे भारत के किसी भी प्रदेश में, शहर में, राज्य में हम कहीं भी जा सकें, आ सकें, हमें लूटा न जाए और किसी के साथ हिंसा, जोर जबरदस्ती, चोरी डकैती हो तो हमें त्वरित न्याय मिले, और त्वरित न्याय ही ना मिले, सही न्याय मिले। और जब सरकारें बड़ी बड़ी बातें करके, भाषण देके सरकार बना लेते हैं राजनेता, और जनता को मिलता है केवल भ्रष्टाचार, घोटाले, उसकी तुलना में जनता गहराई से अध्ययन कर रही है कि पूरे भारत में मोदी जी के किसी भाई का, किसी बहन का, स्वयं मोदी जी का, मोदी जी की बुआ, मौसी, फूफा, तमाम बड़ा परिवार, कहीं भी एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग रहा है। मोदी जी कहीं भी निजी संपत्ति नहीं बना रहे, कहीं भी दिखावा नहीं ऐसा कर रहे हैं। यहां तो कोई नेता अगर पद पर पहुंच जाता है तो वो खुद पड़ोसी, मित्र, भाई, मौसी, बुआ, साला, कितनी फर्में फर्जी बन जाती हैं, ठेके उठने लगते हैं, घोटाले होने लगते हैं, और करोड़ों की गाड़ियों में चलने लगते हैं, शादियों में, घर के कार्यक्रमों में लाखों करोड़ों खर्च करने लगते हैं, गनर रख लेते हैं, अंगरक्षक रख लेते हैं, कितनी जमीन जायदाद इकट्ठा करते हैं। तो वोट चोरी नहीं हो रहा है, देश के विकास और देश की शुचिता पर भी जनता का ध्यान जा रहा है कि ये व्यक्ति, जो लोग ढोल बजाते हैं, कहते हैं आंदोलन करते हैं, उनसे फिर भी अच्छा है। अभी तक योगी जी और मोदी जी सारी योजनाएं, सारी चीजें जनता के लिए ही कर रहे हैं, राष्ट्र की प्रगति के लिए कर रहे हैं। स्वयं के परिवार या खुद के विकास में कोई भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। फर्जीफिकेशन खूब लगाए गए, चौकीदार चोर है का आ गया, उसका और उल्टा हो गया, क्योंकि जनता देख रही चौकीदार चोर नहीं है। तो बार बार हम इन बातों को उठाते हैं, गैर जरूरी मुद्दे उठाते हैं जो जनता पर असर नहीं डालते हैं, और हम उन मुद्दों पर ना सबूत दे पाते हैं, ना तर्क दे पाते हैं, और फिर हम कहते हैं कि हार गए तो हमारे वोट चोरी हो गए, ईवीएम घोटाला हो गया। बहुत सी जगह भाजपा भी हार जाती है। अगर इन्हें वोट चोरी करना था, ईवीएम घोटाला करना था, तो ये अब की बार सांसद इनके कम क्यों आ गए? कुतर्क का सहारा मत लीजिए, जनता में अच्छा काम करिए, संदेश दीजिए, पूर्व में की गई गलतियों को सुधारिए। और ये नया भारत है, जनता जागरूक है, और इस बार जनता फिलहाल तो योगी मोदी को अभी कई साल तक छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही।